लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को कंटिन्यू करते हुए एक और उदाहरण हम लेते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन का, जिसमें एक से ज़्यादा अनुकूलतम बिंदु हो सकते हैं या होंगे। उदाहरण यह है कि मैक्सिमाइज कीजिए z इक्वल टू 2.5x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y less than equal to 15 and 5x plus 2y less than equal to 10 और x and y should be greater than equal to 0। ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट हुआ रेस्ट्रिक्शंस। तो दो संरचनात्मक प्रतिबंध हमारे पास ये हैं और ये ऋणात्मकता प्रतिबंध है और ये उद्देश्य फलन है। इसके मान को अधिकतम करना है। ग्राफ की विधि से हम हल कर रहे हैं। तो ग्राफ की विधि से हल करने का जो तरीका हमारा है, सबसे पहले हम संरचनात्मक प्रतिबंध की जो असमानता प्रतिबंध है, इनइक्वलिटी कांस्टेंट है, उनको समानता समीकरण के रूप में रखते हुए हल करते हैं। तो संरचनात्मक प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए प्रतिबंध एक को हम समानता के रूप में लेते हैं, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा। यहाँ से हम एक बार x को 0 के बराबर मानते हुए y का मान ज्ञात करेंगे, दूसरी बार y को 0 मानते हुए x का मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम x बराबर 0 मानते हैं तो 5y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। y बराबर 15/3 होगा ना। तो एक बिंदु, इस प्रतिबंध का एक बिंदु हमें ये प्राप्त हुआ जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 3। इसी तरह से y बराबर 0 रखते हैं इस प्रतिबंध में, इस समीकरण में। तो 3x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 और y बराबर 0, ये एक दूसरा बिंदु आया जिसमें हमने 5 और 0 लिख दिया। इस प्रतिबंध को जब हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे या एक पेपर पर दर्शाएंगे, तो देखिए पहला बिंदु जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 3 है, तो x बराबर 0 तो y अक्ष पे होगा और y बराबर 3 ये आ गया 0 3। ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 3 है। ठीक है। इसी से संबंधित दूसरा बिंदु है 5 0, 5 x अक्ष पे 5 और y का मान 0 है इस पे। ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक 5 0। इन दोनों को हमने मिला दिया, तो इससे कम लेस देन है ना, तो इससे कम यानी इसके नीचे का क्षेत्र, ये सारा अभी तक तो जब हमने पहला प्रतिबंध दर्शाया है तो इसके नीचे का सारा क्षेत्र आ जाएगा। अब फिर हम दूसरे प्रतिबंध को भी दर्शाएं। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, x बराबर 0 तो y बराबर 5, 0 5 एक बिंदु आ गया। इसको देख लीजिए, यहाँ साथ साथ ही लिखते चाहिए चाहे 0 5, ये सी बिंदु हो गया। दूसरे प्रतिबंध की बात हो रही है, ध्यान रहे। फिर y बराबर 0 लें, y बराबर 0 तो x बराबर 2 हो गया। तो 2 0 2 0 ये डी बिंदु हो गया। सी और डी को मिला दीजिए, इनके निर्देशांक लिखे हुए हैं। इससे नीचे का क्षेत्र, इन दोनों से नीचे का क्षेत्र की बात हो रही है, लेस देन है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, अब ये संभाव्य क्षेत्र है पूरा का पूरा। कहाँ कहाँ से? मूल बिंदु जी, जिसको ओ ए ई और डी, ये सारा संभाव्य क्षेत्र है। अब बिंदु ई के चाहें तो आप निर्देशांक ज्ञात कर लें, जो कि समीकरण 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं। जब इसमें समीकरण 1 को 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटा देंगे एक में से 2 को, तो x बराबर 20/19 आ जाएगा और y बराबर 45/19 आएगा। देख लेना आप, ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ तो, लेकिन पता तो होना चाहिए। ई बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब देखिए पहला काम, सबसे पहले, बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले संरचनात्मक प्रतिबंधों को दर्शाइए, उससे हमें संभाव्य क्षेत्र मिल जाता है। और संभाव्य क्षेत्र जो हमारा अनुकूलतम हल से संबंधित होता है, कोई बिंदु या उस
क्षेत्र का कोई हिस्सा हमारा अनुकूलतम हल का भाग होगा। अब इसके बाद हम उद्देश्य फलन पे आते हैं। उद्देश्य फलन हमारा क्या है? z इक्वल टू 2.5x प्लस वाई। अब देखिए आपके पास में अगर इसका जो मैं PDF डालता हूँ उसमें देख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन पर भी गया है। z इक्वल टू 2.5x प्लस वाई। अब आपके ध्यान हो किस y को एक तरफ रखना है, तो y को एक तरफ रखेंगे तो y इक्वल टू z माइनस 2.5x हो जाएगा। ठीक है। और ढाल क्या होता है भाई? क्योंकि इसका ढाल जो है y बाई एक्स होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक तो लिखो ना लिखो y बाई एक्स, तो ये 2.5 बटा 1, भाई y का गुणांक 1 ही तो है, तो 2.5 बटा 1 होगा इसका ढाल। ठीक है। अब 2.5 यहाँ देखिए वक्र में कहाँ आएगा, यानी y बराबर 2.5 तो ये 2.5 का बिंदु, और x बराबर 1 ये 1 का बिंदु। लेकिन ये तो नीचे है संभाव्य क्षेत्र में, जबकि हम अधिकतम करना चाह रहे हैं, तो इसको शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड को। जब आप शिफ्ट करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर दें तो दूसरा बिंदु हो जाएगा 5 बटा 2, यानी x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 5, y बराबर 5 और x अक्ष पर 2, 5 2। अब देखो संभाव्य क्षेत्र हमारा OAED है, OAED, और हमारा उद्देश्य फलन E और D यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ये है उद्देश्य फलन जब हमने इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड को। लेकिन ये वाला तो छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ तो हम जा ही नहीं रहे भाई, इससे नीचे का क्षेत्र की बात हो रही है। E बिंदु से लेकर D बिंदु, अब इस पूरा का पूरा उद्देश्य फलन इस पर आ गया। तो ऐसे में अनुकूलतम हल जो है उद्देश्य फलन का अधिकतम मान E बिंदु पर नहीं है, ध्यान दें। E से लेकर D बिंदु पर कहीं भी हो सकता है, चाहो तो आप इसे परख लें, निर्देशांकों से भी आपको पता लग जाएगा, अभी हम देखेंगे। देखिए स्लोप अपवार्ड जब हम शिफ्ट करेंगे तो 5 भाई 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, जब 3 से करेंगे तो 7.5 और 3 आ जाएगा, तो ये तो बाहर चला जाएगा, यहाँ वाला चला जाएगा। जबकि हम 7.5 तो देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं, यहाँ ये तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें तो जा ही नहीं रहे, हम तो यहाँ तक रोकना चाहते हैं, मतलब हमारे सामने ये बाध्यता है रोकने की। ठीक है। तो अब आप देखिए कि बिंदु E से D जो रेखा है, अनुकूलतम हल के लिए बिंदु ED पर कोई भी एक बिंदु होगा, कोई भी एक बिंदु नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी बिंदु होगा जो अनुकूलतम उद्देश्य फलन को मान को अधिकतम करेगा। अब मैक्सिमाइज पाई या z इक्वल टू, अब देखो इसको यहाँ से और देखो एक बार फिर से, अनुकूलतम हल का एक बिंदु जब हमने उद्देश्य फलन को प्लॉट किया है तो 2.51 है, और दूसरा इसको शिफ्ट किया है, जब हमने इसको शिफ्ट किया है तो ये 5 और 2 आया है हमारे पास, तो x बराबर 1 और y बराबर 2.5, ये अनुकूलतम का एक बिंदु है। और B बिंदु, ये E बिंदु है जो हमारा, और D बिंदु, इन दोनों पर उद्देश्य फलन का अधिकतम मान है जो, देखिए D पर आप चेक कर लीजिए, 2 0 रख के, तो x बराबर 2 और y बराबर 0, तो z बराबर 5 होगा। इतना ही मान यहाँ होगा, z का मान इतना ही यहाँ होगा, इतना ही यहाँ होगा, 5 ही यहाँ होगा, और 5 ही E बिंदु पे होगा। मतलब E से लेकर D बिंदु पर उद्देश्य फलन का अधिकतम मान 5 होगा, जो कि अनुकूलतम है। तो अनुकूलतम मान एक विशिष्ट बिंदु पर नहीं है, एक से अधिक बिंदुओं पर है, इसीलिए इसे मल्टीपल सॉल्यूशन, एक से अधिक बिंदुओं पर हल के रूप में इसको हम कहते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि साहब ये तो एक से ज़्यादा आ गया, ऐसा नहीं है।
एक से ज़्यादा बिंदु हो सकते हैं अनुकूलतम हल के, जो कि हमने इस उदाहरण में दर्शाए हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल सॉल्यूशन की रूप में जो है एलपीपी को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी और दूसरे तरह के उदाहरण हम अगले व्याख्यान में लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।